आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मो मतलब हीट एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब मोशन, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ। थर्मोडायनेमिक्स को हमने तीन उसमें बांटा है। एक है हमारा प्लॉट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन उसके एप्लीकेशन जिसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ें जो है पढ़ते हैं, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स, ये सब क्या होता है। तो सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन के मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचता है दैट इज सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के क्या बनता है, यूनिवर्स, ठीक है। और बाउंड्री, जैसे किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए कोई भी बाउंड्री लगाते हैं तो वो भी यहाँ हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी दो सिस्टम को जो है सेपरेट कर सकें इफ़ वी आर डूइंग समथिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द सर्फेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री जो है कैन बी रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, मतलब बाउंड्री किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है, ठीक है। और बाउंड्री किस लिए लगाते हैं, फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स कंडक्ट करने के लिए। अब सिस्टम कितने टाइप का होता है, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग, मतलब वो ओपन सिस्टम इज़ दैट काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ मैटर और एनर्जी दोनों ही जो है एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और कोई भी रिएक्शन जो कि किसी मतलब क्लोज कंटेनर में हो रही है जहाँ से हीट जो है लॉस या गेन करी जा सकती है, मैटर ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसको खोल के, जैसे फॉर एग्जांपल एक गर्म चाय है वो ओपन एटमॉस्फेयर में रखे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन सिस्टम। And then closed system, the system in which exchange of energy takes place but exchange of matter does not take place. Closed system is that kind of system जिसमें एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है पर उसमें मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने चाय को कवर कर दिया तो अब उसमें जो है मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। रिएक्शन टेक्स इन प्लेस इन क्लोज कंटेनर, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हाँ, दैट इज़ नॉट ओपन सिस्टम में, ये ओपन कंटेनर होगा नॉट क्लोज, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इट शुड बी ओपन। फिर आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नर मैटर एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम और दो सिस्टम जहाँ ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है, तो वो आइसोलेटेड, जैसे थर्मस फ्लास्क को हम ले सकते हैं, आइडियली तो नहीं होता पर हम ले सकते हैं, जैसे कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे माने हमने गर्म पानी रखा हुआ है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है क्योंकि उसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, मतलब स्टेट फंक्शन जो है किसी भी जो है सिस्टम को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो चाय हमने रखी थी, वो पहले किसी टी टेम्परेचर पे थी पर कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर डाउन होकर कम हो गया, तो स्टेट फंक्शन वही, मतलब उसकी स्टेट को बताएंगे कि वो कैसा कंडीशन में है। किसी में प्रेशर इतना है, बाद में कितना प्रेशर होगा, किसी में वॉल्यूम इतना है, बाद में उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, किसी में ठीक है एंट्रोपी मतलब इतनी रैंडमनेस थी, बाद में उसकी रैंडमनेस कम हो गई, तो ये सब बताते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट इनिशियल और फाइनल, मतलब स्टेट फंक्शन उसकी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, बीच में क्या हो रहा है उसके साथ कुछ नहीं है। मतलब मान लो जैसे एक मग में पानी रखा था, तो चाहे वो इवेपोरेट होके पानी उड़ गया हो, चाहे हमने खुद जाके गिरा दिया उसको बाहर, तो डिपेंड नहीं करता, उसका पहले कुछ भी वॉल्यूम था, बाद में जो कम वॉल्यूम जो रह गया है वो किसी भी तरह काम हो सकता है क्योंकि उसकी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन जो कि सिर्फ उसकी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर इनका इस पहचानने का एक और तरीका है कि ये ज़्यादातर कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में, जैसे PVT, ये तीन वेरिएबल्स होते हैं, इन तीनों को चेंज करके किसी भी चीज़ में रिएक्शन परफॉर्म की जा सकती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस लाके। फिर नेक्स्ट आता है पाथ फंक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। हाँ, ये जो है पाथ फॉलो मतलब पाथ में डिपेंड नहीं कर रहे, पर इस पाथ फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है पाथ फंक्शन यानी कि पाथ पे डिपेंड करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, मतलब पाथ फॉलोड मतलब क्या किया है किसी भी सिस्टम ने, उस पर अगर डिपेंड करे तो उसको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क डन और हीट, ये हमारे सारे पाथ फंक्शंस हैं। पाथ फंक्शन कैसे है, मान लो जैसे हमने किसी में वर्क किया तो वर्क जैसे हमने उसमें आग लगा दी, ठीक है, मतलब उसमें जो है मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो हम उसको किस तरह, या तो हमने उसको मैकेनिकल वर्क किया उसमें, या हमने किसी हीट से वर्क किया, तो डिपेंड करेगा। जैसे हीट दे के वर्क किया तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमने वर्क कैसे किया उस पर, या हीट उसको कैसे दी है, ठीक है।
हाँ, जैसे कि मैंने कहा स्टेट फंक्शन इज डिनोटेड बाय मोस्टली मतलब कैपिटल लेटर्स से डिनोट, और पाथ फंक्शन जो है स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। फिर आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास है, ठीक है, मास एक्सटेंसिव कैसे, वो डिपेंड करती है अमाउंट। जैसे मान लो मास है किसी का, उसका हमने आधा कर दिया तो वो मास आधा हो जाएगा। मान लो जैसे एक मतलब किसी चीज़ को कट कर दिया तो हाफ इधर मास हाफ इधर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स भी, अगर पानी है ना, मान लो उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोल्स है, ठीक है, उस पानी को मैंने दूसरे उसमें डाल दिया तो दोनों में जो है मोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम दे रखा है, उसमें से मैंने आधा आधा कर दिया तो वो भी कम हो जाएगा। इंट्रॉपी है, ठीक है, इंट्रॉपी किसी भी चीज़ की तो वो डिपेंड करेगी। जैसे रैंडमनेस है, ठीक है, और हीट है, हीट हम उसको कितनी दे रहे, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री हीट दे रहे, 2 डिग्री हीट दे रहे, 3 डिग्री हीट दे रहे, तो डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करती है किसमें, अमाउंट में। फिर आता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, अमाउंट पे जो डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, जैसे कि चाहे आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे, चाहे आप पूरे समुद्र में डूब के मर जाए, तो उसकी दोनों की डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। मतलब चाहे आप चुल्लू भर पानी ले ले, उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, और समुद्र का पानी ले तो उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी, ठीक है। और टेम्परेचर भी हमारा जो है हमारा कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। मान लो एक रूम है, जैसे कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, एक रूम है, अगर हम उसमें बीच में एक बाउंड्री लगा देंगे तो उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर प्रेशर दोनों तरफ 1 atm रहेगा अगर हम 1 atm लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर हमारा कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता कि रूम के हाफ इधर। और टेम्परेचर भी पता चले कि हाँ बीच में बाउंड्री लगा दी, उधर ठंड पड़ रही है उधर गर्मी, नहीं नहीं नहीं, दोनों तरफ टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे, देखो हीट एक्सटेंसिव है पर स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट को हम किसी स्पेसिफिक डिग्री टेम्परेचर के लिए डिफाइन कर देते हैं। मान लो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को किसी भी डिग्री मतलब किसी भी मतलब यूनिट के लिए डिफाइन कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है +1 कूलम चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लेके चलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो सिर्फ एक ही चार्ज के जो है, कोई भी चार्ज, वो हमेशा एक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हम +1 कूलम को एक उस पर उसका स्पेसिफिक स्टेट लेके चले। तो इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फिर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का, तो टुकड़ा ले लो या पूरा डायमंड ले लो, वो हमेशा 2.42 ही रहेगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ में लगती है, तो सरफेस टेंशन हमने यहाँ भी एक पर यूनिट लेंथ को डिफाइन कर देना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने किसी भी चीज़, जहाँ भी याद रखो, जहाँ भी हम यूनिट कोई भी चीज़ डिफाइन कर दी, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ डिफाइन कर दी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हमने डिफाइन कर दिया ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैसी है, इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव है। सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपकी अगर हम फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले ले तो वो भी आपका इंटेंसिव हो जाएगा। फिर विस्कोसिटी ले ले, ठीक है, वो भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ले ले, बॉइलिंग पॉइंट मतलब चाहे पानी को आप 80 डिग्री में पहुंचा दो, 90 डिग्री में पहुंचा दो, जब तक 100 डिग्री नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो बॉईल नहीं करेगा। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हर सबका अलग अलग होता है, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर सेल का इलेक्ट्रोड, हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ई सेल आता है, वो भी स्पेसिफिक आता है, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलैरिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो तो एक्सटेंसिव आ रहा था, पर अगर हम देखें, मान लो आपने 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर लिया है, 1 मोल लिया, ठीक है। अब उस पानी को आप आधा आधा डाल रहे हो, तो मोल्स हाफ हुए, वॉल्यूम भी तो हाफ हुआ, तब भी तो मतलब वो
वही सेम वैल्यू आएगी, 1/2 अपन में 1/2 1 तब भी आ रहा है और दूसरे वाले में 1 आ रहा है, तो दोनों ही हाफ हो रहे हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसलिए मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, तो मोलैरिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस, मतलब अगर किसी भी चीज़ को डिफाइन करना है, थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रोसेस लेके क्यों चलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमें डिफाइन करना होता है कैसे प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ दैट प्रोसेस इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे मतलब कई सारी चीज़ें हैं दिखाने की, टेम्परेचर कांस्टेंट को कई सारी चीज़ों से दिखा सकते हैं, डेल्टा टी से, डी टी से, ठीक है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, या सीधे लिख दो कि हाँ 300 केल्विन था, 300 केल्विन है, या रूम टेम्परेचर लिख दो एचटीपी। तो ये सारे दिखाने की टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी जो भी कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर हीट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज। देखो जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ है तो फोर्स है उसमें, मतलब हम फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से कोई भी चीज़ बॉडी या तो मूव करेगी या तो वो रेस्ट पे रहेगी, मतलब उतना उसको फोर्स चाहिए मूव करने के लिए। तो मान लो किसी वी वेलोसिटी से चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी वेलोसिटी हमें बढ़ानी है, तो हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है उस फोर्स की वजह से। तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हमने उसको दूसरे ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी, नहीं नहीं नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते ना। तो इसी तरह हम टेम्परेचर भी किसी को दे नहीं सकते, तो किसी में अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करवा सकते। तो हीट यहाँ कैसा वर्क कर रही है, एज अ फोर्स वर्क कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मैं उससे टेम्परेचर ले लेती हूँ, नहीं, ओनली हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होता, टेम्परेचर मेंटेन होता है। द प्रोसेस इन विच हीट इज़ रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस अगर जिसमें से हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, एंड द प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो तो वो कैसा प्रोसेस कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा सकता। आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी टेक प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। खुद ही सोचो क्यों नहीं मेंटेन किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ मेंटेन क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। और हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें हीट ट्रांसफ़र चाहिए। जब हीट ही नहीं ट्रांसफ़र होगा तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो सकता है, नहीं मेंटेन हो सकता। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल्स है जैसे कि फेस ट्रांजिशन। हमेशा फेस ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा। ये नहीं होगा कि अगर आइस मेल्ट कर रही है सॉलिड से लिक्विड तो पता चलो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अपना जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, कहाँ, लिक्विड से गैस में जा रहा है। और अगर कोई आइस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होकर वो वाटर बनेगी, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया। हाँ, उसकी ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब उसके जो है जब फेस चेंज हो रहा होता है तो उसकी जो बीचों बीच वाली स्टेट आती है उसमें जो है उसका जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, पर वो एक ही स्पेसिफिक टेम्परेचर में अपनी स्टेट को चेंज करेगी, अपनी ट्रांजिशन जो है फेस ट्रांजिशन अकर होगा, ठीक है, स्टेट चेंज होगा उसका। आइसोथर्मल हमने पढ़ लिया, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इज दैट प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी 0 ले सकते हो, डी वी 0 ले सकते हो। क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड कंटेनर, बॉम्ब, कैलोरीमेट्री, इन सब के एग्जाम्पल है। तो मतलब अगर कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज वेसल है, खुद ही सोचो अगर कोई क्लोज वेसल है तो उसमें से वॉल्यूम बाहर जाएगा ही नहीं, कोई इवेपोरेशन होगी नहीं, मान लो पानी भरा तो इवेपोरेशन होगी नहीं, तो जितना पानी है वो, मतलब इवेपोरेशन होगी भी तो उसके कंटेनर से टकरा के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, दोबारा पानी की स्टेट में आके नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। क्लोज वेल, क्लोज कंटेनर। और बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट टाइप का डिफाइन होता है जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बैरिक मतलब प्रेशर, तो आइसोबैरिक इज दैट प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा पी 0 और डी पी 0। और आइसोबैरिक इज दैट जैसे 1 atm डिफाइन कर दो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर दो। ओपन कंटेनर मतलब ओपन कंटेनर इन द सेंस मतलब किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हम जो है कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, या तो सी लेवल अगर कहीं भी कह दे क्वेश्चन में, अगर एट सी लेवल कह दे, एट सी लेवल कहने का मतलब होता है कि वहाँ प्रेशर उसका कांस्टेंट है, ठीक है।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ दैट प्रोसेस जिसमें हीट ना ही लॉस होती है और ना ही हीट गेन होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ दैट प्रोसेस जिसमें हीट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद ये सारे हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस पढ़ ले, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोसेस एडियाबैटिक जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। मतलब उसमें जो है ऐसी मतलब वॉल्स लेंगे जो कंडक्टिंग ना हो, क्योंकि कंडक्टिंग होगी तो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा तो हीट मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लेते हैं जिसमें हीट जो है कॉन्स्टेंट रहे, तो ताकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह वो काम कर सके। फिर आते हैं हमारे साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। मतलब साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस जिसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक प्रोसेस इन ए स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। स्टेट फंक्शन हमें पढ़ा था ना कि वो हमेशा इनिशियल फाइनल स्टेट में डिफाइन करते हैं। तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो हमारा स्टेट फंक्शन आता है वो हमें मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन जीरो आता है, क्योंकि अगर पहले 10 ATM प्रेशर था तो बाद में भी 10 ATM रहेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो साइक्लिक प्रोसेस की ऑब्वियसली सी बात है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन हमेशा साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन पाथ इज़ नॉट ज़ीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम ये नहीं कहेंगे चेंज पाथ में कुछ चेंज आया वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पाथ तो किसी भी तरह वो जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोसेस पढ़ते हैं दो तरह के, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज, मतलब मान लो जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑब्वियसली सी बात है अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम इतने आराम से करेंगे कि वो ताकि वो चेंज दोबारा रिगेन किया जा सके। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज़ दैट प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर आता है हाँ, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका इक्विलिब्रियम एट एवरी मोमेंट हम अटेन कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस तो इक्विलिब्रियम ओनली हम अटेन कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल में। ऑब्वियसली सी बात है अगर कोई चीज़ रिवर्सिबल है तो वो आराम से करेंगे, तो हर पॉइंट में हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, पर अगर कोई इरिवर्सिबल है तो उसको हम अचानक से करेंगे, ठीक है। ऐसे तो सिर्फ उसके इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट में हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसमें प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्मॉल चेंज करेंगे, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस डी पी, कुछ ना कुछ तो छोटा चेंज करेंगे। मान लो अगर हमें प्रेशर में चेंज लाना है, मान लो मिट्टी डाल रहे थोड़ी, तो उस मिट्टी की वजह से थोड़ा नीचे जा रहा है, या ठीक है, या तो अंदर ऐसी कोई गैस है जो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है तो उसको ऊपर भेज रही है, तो इसमें स्मॉल चेंज। और इसमें जो प्रेशर में चेंज होंगे अचानक से लार्ज चेंज कर देंगे हम। इसमें बहुत छोटे स्टेप्स कैलकुलेट करके चलेंगे, बहुत छोटे, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पूरा इन्फिनाइट स्टेप में जाके लेगा, और ये सिंगल स्टेप में हो जाएगा क्योंकि हमने अचानक से कर दिया। इसमें वर्क डन मैक्सिमम आएगा, क्यों, ऑब्वियसली सी बात है अगर जैसे कोई मर के काम कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी ने इकट्ठा काम कर दिया तो उसमें एकदम से कम ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इरिवर्सिबल ये जैसे प्रेशर इज़ गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज़ गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया, वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर की जगह हम P इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू एल, और P एक्सटर्नल और A इंटू एल को मिला के डेल्टा V बनता है। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वॉल्यूम जो है सिस्टम का डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये है, हमने इसमें प्रेशर अप्लाई किया, अब पहले कुछ V वॉल्यूम था यहाँ, अब वो अंदर गया तो वॉल्यूम घट रहा है। तो जहाँ भी नेगेटिव साइन आए तो मतलब उस सिस्टम का जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वही डिफाइन करता है नेगेटिव साइन। फिर आता है एक्सपेंशन। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है अगर कोई भी मान लो एक कंटेनर्स में गैस रखी है वो एक्सपेंड कर रही है तो उसका V फाइनल ज़्यादा होगा, ठीक है। वो पहले नीचे थी अब एक्सपेंड करके ऊपर हो गई, तो पहले इतना वॉल्यूम था अब इतना पूरा बढ़ गया, तो एक्सपेंड करी तो V फाइनल ज़्यादा होगा। डेल्टा V इज गिवन बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल ज़्यादा V इनिशियल कम, तो ऑब्वियसली सी बात है V फाइनल ज़्यादा तो डेल्टा V पॉजिटिव आएगा। और हमें पता है वर्क डन इज़ गिवन बाय कैसे, वर्क डन इज गिवन P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V जो है हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, और वर्क डन क्या है, नेगेटिव आया, यानी कि गैस ने एक्सपेंड किया है, गैस ने अपने आप को क्या किया है, एक्सपेंड किया है, तो इसलिए वर्क डन बाय गैस, और वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब अगर केमिस्ट्री में क्या होता है अगर सिस्टम वर्क डन करे तो वो नेगेटिव होगा। अब गैस ने वर्क डन कैसे किया, एक्सपेंड होके, एक्सपेंड हुई तभी तो उसका वॉल्यूम जो है पॉजिटिव आया, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस इज़ नेगेटिव।
फिर कंप्रेशन, ऑब्वियसली सी बात है, पहले वॉल्यूम कुछ V था, अब उसको कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम घट गया, तो इस टाइम जो है V फाइनल जो है कम होगा और V इनिशियल ज़्यादा होगा। हाँ, V इनिशियल ज़्यादा होगा, V फाइनल कम है तो माइनस करेंगे, तो ये कम से ज़्यादा घटाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसका साइन क्या ऐसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने वर्क डन किया है। अगर हम वर्क डन करें, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन में हमेशा याद रखना, फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल क्या होगा, 0, वर्क डन 0, ठीक है। वो वैक्यूम एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन 0 आता है, ठीक है, क्योंकि जो है कोई भी प्रेशर नहीं लगा, वो जस्ट गैस एक्सपेंड कर गई और इसका एक्सटर्नल प्रेशर कोई लग नहीं रहा, तो पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम एक्सपेंशन और फ्री एक्सपेंशन। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, कोरिक वही हमने पढ़ा था, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमें पढ़ा था कि हीट जो है वो फ्लो करती है टू मेंटेन द टेम्परेचर, और तो हीट कैसे कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो। इट इज़ अ पाथ फंक्शन, हमने पढ़ा था हीट और वर्क डन कैसे हैं, वो पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हीट की यूनिट क्या हो सकती है, जूल, किलो जूल, कैलोरीज हो सकती हैं। अगर कहीं भी इसकी यूनिट आ रही है 1 लीटर ATM, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 लीटर ATM को जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय इंटू 101.3 जूल। 1 कैलोरीज गिवन बाय 4.18 जूल, और इसको अप्रॉक्स 4.2 जूल भी ले सकते हैं। 1 अर्ज इज 10 टू द पावर -7 जूल। 1 अर्ज इज 10 टू द पावर -7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। साइन कन्वेंशन, अगर वर्क डन बाय सिस्टम, अभी हमने पढ़ा एक्सपेंशन के केस में जो है वर्क डन सिस्टम कर रहा था, तो वो कैसा था, नेगेटिव, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हम काम करें तो पॉजिटिव। तो मतलब केमिस्ट्री वाले लोग जो है बहुत मेहनती हैं, वो कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, तो मतलब ऐसे कन्वेंशन मतलब जस्ट याद करने के लिए क्या है कि अगर हम काम करें तो पॉजिटिव, सिस्टम काम करे तो नेगेटिव। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये जो है हर वक्त सेम होता है, इसको एज इट इज़ याद रखते हैं। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम मतलब एक्सोथर्मिक है तो वो नेगेटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम यानी कि वो एंडोथर्मिक है तो वो पॉजिटिव होगा। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रीली, देखो एक्सपेंड्स फ्रीली तो मतलब पी एक्सटर्नल 0, फ्रॉम 1 लीटर तो डायरेक्ट है तो बस 0, वर्क डन 0 हो जाएगा। अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 20 लीटर टू 8 लीटर बाय अप्लाइंग अ constant pressure of 2 atm, then find work done on the system. A gas is compressed from 20, एक गैस को हमने कंप्रेस किया फ्रॉम 20 लीटर से 8 लीटर, इसमें कितना अप्लाई किया प्रेशर, 2 atm का। ऑब्वियस इस बात है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही तो दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव, ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव आया तो कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम वर्क डन करें तो पॉजिटिव आएगा। तो हमने 24 लीटर ATM को जूल में करने के लिए हमने पढ़ाई था, इंटू 101.3 जूल, तो आंसर क्या आ जाएगा 243 1.2 जूल।